तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बॉर्डरलैंडर नाम की इस ज़बरदस्त मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि 2024 में एक से बढ़कर एक मूवी हमें देखने को मिलने वाली है। उसी बीच इसका ट्रेलर, एक जैसे टीज़र आप कुछ भी बोल सकते हो, वो रिलीज़ कर दिया गया है। लोगों द्वारा इसे बड़ा पसंद किया जा रहा है। तो आज हम इसी एक तरह से मूवी के बारे में आपको सारी कुछ जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर लीजिएगा। इसके बारे में दोस्तों अब हम जानना चालू करते हैं। बॉर्डरलैंड्स एली रोथ द्वारा निर्देशित एक आगामी अमेरिकी साइंस फिक्शन एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिन्होंने गियरबॉक्स सॉफ्टवेयर द्वारा विकसित इसी नाम की वीडियो गेम श्रृंखला के आधार पर जो क्रॉम्बी के साथ पटकथा लिखी है। इसमें केट ब्लैंचेट, केविन हार्ट, जैक ब्लैक, एडगर रामिरेज, एरियाना ग्रीनब्लाट, बॉबी ली, फ्लोरियन मोंटेनो, जीना गेरशोन और जेमी ली कर्टिस जैसे कलाकारों की टोली शामिल है। एक लायंसगेट द्वारा बॉर्डरलैंड्स को संयुक्त राज्य अमेरिका में 9 अगस्त 2024 को रिलीज किया जाएगा। परिसर: लिलिथ एक रहस्यमय अतीत वाला कुख्यात डाकू ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली एसओबी एटलस की लापता बेटी को खोजने के लिए अनिच्छा से अपने ग्रह पेंडोरा में लौटता है। लिलिथ एक अप्रत्याशित टीम के साथ गठबंधन बनाता है। रोलैंड एक पूर्व कुलीन भाड़े का सैनिक जो अब मुक्ति के लिए बेताब है। टीना एक जंगली पूर्व किशोर विध्वंसक। क्रेग टीना का ताकतवर, वाकपटु रूप से चुनौतीपूर्ण रक्षक। टैनिस विवेक पर कमजोर पकड़ रखने वाला वैज्ञानिक। और क्लैपट्रैप एक लगातार बुद्धिमान रोबोट। इन असंभावित नायकों को लड़की को ढूंढने और उसकी रक्षा करने के लिए विदेशी राक्षसों और खतरनाक डाकुओं से लड़ना होगा, जिनके पास अकल्पनीय शक्ति की कुंजी हो सकती है। ब्रह्मांड का भाग्य उनके हाथों में हो सकता है, लेकिन वे किसी और चीज के लिए लड़ रहे होंगे, एक दूसरे के लिए। 2 लायंसगेट फिल्म्स। कास्ट करें: लिलिथ के रूप में केट ब्लैंचेट, रोलैंड के रूप में केविन हार्ट, क्लैपट्रैप की आवाज के रूप में जैक ब्लैक, एडगर रामिरेज एटलस के रूप में, टीना के रूप में एरियाना ग्रीनब्लाट, क्रेग के रूप में फ्लोरियन मोंटेनो, मैड मोक्सी के रूप में जीना गेरशोन, डॉक्टर पेट्रिसिया टैनिस के रूप में जेमी ली कर्टिस, हेली बेनेट, लैरी के रूप में बॉबी ली, क्रॉम के रूप में ओलिवियर रिक्टर्स, जेनेना गवनकर कमांडर नॉक्स के रूप में, जैकब्स के रूप में चेयने जैक्सन, हैमरलॉक के रूप में चार्ल्स बाबालोला, मार्कस के रूप में बेंजामिन बायर्न डेविस, स्टीवन बोयर स्कूटर के रूप में, एली के रूप में रयान रेडमंड। इसके अतिरिक्त वीडियो गेम बॉर्डरलैंड्स 3 2019 में पेन को आवाज देने के बाद पेन जिलेट ने फिल्म में एक शादी की देखरेख करने वाले उपदेशक के रूप में एक कैमियो किया है। उत्पादन विकास: मई 2015 में लेह वेन्नेल वीडियो गेम श्रृंखला बॉर्डरलैंड्स के रूपांतरण को लिखने और निर्देशित करने के लिए लायंसगेट फिल्म्स के साथ बातचीत कर रहे थे। 3 फिल्म की आधिकारिक घोषणा अगस्त 2015 में की गई थी, जिसमें अराड प्रोडक्शंस के अरी और एवी अराड ने निर्माण किया था, हालांकि वेन्नेल की भागीदारी को छोड़ दिया गया था। 4 एरोन बर्ग को अप्रैल 2016 में सामग्री पर एक R-रेटेड टेक लिखने के लिए टैप किया गया था। 5 जून 2018 तक ओरेन उजिएल ने बर्ग से स्क्रिप्टिंग कर्तव्यों को ग्रहण किया। 6-7 फरवरी 2020 में एली रोथ को क्रेग माजिन द्वारा लिखित पटकथा से फिल्म का निर्देशन करने के लिए जोड़ा गया था, जिसमें एरिक फीग अपनी प्रोडक्शन कंपनी पिक्चरस्टार्ट के माध्यम से निर्माता के रूप में शामिल हुए थे। 8 केट ब्लैंचेट को मई 2020 में लिथ के रूप में चुना गया था। 9-10 केविन हार्ट, जेमी ली कर्टिस और जैक ब्लैक के जनवरी और फरवरी 2021 में कलाकारों में शामिल होने की पुष्टि की गई थी। 11 दिसंबर 2013 अगले महीने एरियाना ग्रीनब्लाट, फ्लोरियन मोंटेनो और हेली बेनेट को कास्ट किया गया। 15-1
17 अप्रैल में एडगर रामिरेज, ओलिवियर रिक्टर्स और जेनिना गावंकर, जीना गेरशोन, चेयने जैक्सन, चार्ल्स बाबालोला, बेंजामिन बायर्न डेविस, स्टीवन बॉयर, रयान रेडमंड और बॉबी ली के साथ समूह में शामिल हुए। 18, 19, 20, 21 उस महीने तक माजिन की स्क्रिप्ट को जुएल टेलर और टोनी रेटनमयर द्वारा फिर से लिखा गया था और फिर रोथ द्वारा। 22 पेन जिलेट ने मई में घोषणा की कि फिल्म में एक उपदेशक के रूप में उनकी एक छोटी भूमिका होगी। 23 फिल्मांकन। कोविड-19 महामारी के दौरान आधिकारिक तौर पर फिल्मांकन 1 अप्रैल 2021 को हंगरी के बुडापेस्ट में शुरू हुआ। 24 फिल्म 22 जून को पूरी हो गई। 25, 26, 27, 4 जून 2021 को कलाकारों की पहली झलक वाली छवियां जारी की गईं, जिसमें काले और सफेद चित्र कलाकारों के छायाचित्रों को छोड़कर बाकी सभी को अस्पष्ट कर रहे थे। 28 पुनः शूट। जनवरी 2023 में यह घोषणा की गई थी कि थैंक्सगिविंग 2023 के लिए रोथ की प्रतिबद्धताओं के कारण फिल्म टिम मिलर द्वारा निर्देशित 2 सप्ताह के रीशूट से गुजरेगी। हालांकि रोथ पुनर्शूट में शामिल नहीं थे, फिर भी वे फिल्म से जुड़े रहे और मिलर को अपना आशीर्वाद दिया। 29 जैक ओल्केविक्स ने मिलर के लिए नए पन्ने लिखे। 30 जून 2023 में माजिन ने परियोजना से अपना नाम हटा दिया और उसकी जगह जो क्रॉम्बी को ले लिया। माजिन ने उन रिपोर्टों का खंडन किया कि क्रॉम्बी उनका छद्म नाम था। 31 अतिरिक्त साहित्यिक सामग्री क्रेडिट बर्ग, उजील, टेलर, रेटनमेयर, ओल्केविक्स, क्रिस ब्रेमन और सैम लेविंसन को दिए गए। 32 संगीत। जून 2021 में नाथन बर्र को फिल्म का स्कोर बनाने की घोषणा की गई थी, जिन्होंने अपने पिछले कुछ कार्यों में रोथ के साथ सहयोग किया था। 33 हालांकि अक्टूबर 2023 में यह घोषणा की गई कि स्टीव जाब्लॉन्स्की बर्र के लिए स्कोरिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे। 34 रिलीज। बॉर्डरलैंड्स को 9 अगस्त 2024 को लायंसगेट फिल्म्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज करने के लिए तैयार किया गया है। 35, 36, 9 नवंबर 2022 को परीक्षण स्क्रीनिंग आयोजित की गई थी। 37 मार्केटिंग। 2022 सिनेमाकॉन में लायंसगेट के पैनल के दौरान लगभग 1 मिनट का विशेष फुटेज दिखाया गया। बॉर्डरलैंड्स एक एक्शन रोल प्लेइंग प्रथम व्यक्ति लुटेरा शूटर वीडियो गेम फ्रेंचाइजी है जो पश्चिमी विज्ञान फंतासी सेटिंग में सेट है। गियरबॉक्स सॉफ्टवेयर द्वारा निर्मित और कई प्लेटफार्मों के लिए 2K द्वारा प्रकाशित किया गया है। श्रृंखला में 6 गेम शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक में कई डाउनलोड करने योग्य सामग्री पैक हैं। बॉर्डरलैंड्स 2009, बॉर्डरलैंड्स 2 2012, बॉर्डरलैंड्स द प्री सीक्वल 2014 और 2K ऑस्ट्रेलिया द्वारा बॉर्डरलैंड्स 3 2019। टाइनी टीनाज वंडरलैंड्स 2022, बॉर्डरलैंड्स 2 टाइनी टीनाज असॉल्ट ऑन ड्रैगन कीप DLC पर आधारित एक स्पिन ऑफ है। टेल्स फ्रॉम द बॉर्डरलैंड्स 2014-2015 टेलटेल गेम्स द्वारा एक स्पिन ऑफ एपिसोडिक ग्राफिक एडवेंचर गेम है और इसके बाद गियरबॉक्स सॉफ्टवेयर द्वारा विकसित न्यू टेल्स फ्रॉम द बॉर्डरलैंड्स 2022 है। श्रृंखला को अपने लूट संचालित मल्टीप्लेयर सह-ऑप गेमप्ले और हास्य की भावना के लिए आलोचकों की प्रशंसा और व्यावसायिक सफलता मिली है। नवंबर 2022 तक बॉर्डरलैंड्स गेम्स की 77 मिलियन से अधिक प्रतियां भेजी जा चुकी थीं, जिनमें से 26 मिलियन बॉर्डरलैंड्स 2 से थीं। एक रिलीज के 5 दिनों के भीतर बॉर्डरलैंड्स 3 की अतिरिक्त 5 मिलियन प्रतियां बेची गईं, जिससे कुल श्रृंखला का शुद्ध राजस्व $1 बिलियन से अधिक हो गया। यह इसे अब तक की सबसे अधिक बिकने वाली वीडियो गेम फ्रेंचाइजी में से एक बनाता है। लायंसगेट द्वारा श्रृंखला का एक फिल्म रूपांतरण विकसित किया जा रहा है। गेमप्ले।
बॉर्डरलैंड्स गेम प्रथम व्यक्ति लूट शूटर हैं जो कुछ रोल प्लेइंग वीडियो गेम आरपीजी तत्वों के साथ एक खुली दुनिया में स्थापित हैं। टेल्स फ्रॉम द बॉर्डरलैंड्स और इसकी अगली कड़ी एपिसोडिक साहसिक खेल हैं। यह अवधारणा मैथ्यू आर्मस्ट्रांग के डूम जैसे प्रथम व्यक्ति निशानेबाजों के यांत्रिकी को डियाब्लो जैसे यादृच्छिक लूट के साथ रोल प्लेइंग गेम के साथ संयोजित करने के विचार से आई है। तीन शूटर आरपीजी हाइब्रिड के यांत्रिकी को विकसित करने के बाद गियरबॉक्स ने पेंडोरा ग्रह पर वॉल्ट की तलाश करने वाले खिलाड़ियों के विचार को स्थापित किया। नई लूट की खोज की तुलना पेंडोरा के बॉक्स को खोलने से की। 4 खिलाड़ी वॉल्ट हंटर्स का प्रतिनिधित्व करने वाले पात्रों में से एक का चयन करते हैं जिन्होंने पेंडोरा ग्रह की यात्रा की है और इसके प्रसिद्ध वॉल्ट की तलाश की है। प्रत्येक वॉल्ट हंटर के पास एक अलग कौशल वृक्ष और एक या अधिक अद्वितीय क्षमताएं होती हैं। खिलाड़ी हिंसक पेंडोरा वन्यजीवों, ग्रह पर फंसे पागल सफाई कर्मियों और उन्हें रोकने का प्रयास करने वाले विभिन्न सैन्य समूहों से निपटते हुए पेंडोरा की खोज पूरी करते हैं और उसका पता लगाते हैं। खोजों को पूरा करने और दुश्मनों को हराने से खेल में पैसा और अनुभव मिलता है जिसका उपयोग खिलाड़ी के कौशल वृक्ष का विस्तार करने के लिए किया जाता है। यदि खिलाड़ी अपना स्वास्थ्य खो देता है या अथाह खाई में गिर जाता है तो वे सबसे हालिया चेकपॉइंट पर प्रतिक्रिया करते हैं और अपने कुछ पैसे खो देते हैं। खेलों को कई मानचित्रों में विभाजित किया गया है और एक बार जब खिलाड़ी मानचित्र पर एक वेपॉइंट स्टेशन पर पहुंच जाते हैं तो वे पहले देखे गए किसी भी अन्य मानचित्र पर टेलीपोर्ट कर सकते हैं। अन्यथा खिलाड़ियों को एक अलग क्षेत्र में जाने के लिए मानचित्र के किनारों पर कुछ बिंदुओं तक पहुंचना होगा। कुछ मानचित्र खिलाड़ी को बड़े मानचित्रों को पार करने या अधिक शक्तिशाली दुश्मनों से निपटने में मदद करने के लिए एक सशस्त्र वाहन बनाने की अनुमति देते हैं। बॉर्डरलैंड्स की एक मुख्य विशेषता लूट प्रणाली है जो विभिन्न प्रकार की बंदूकें जैसे पिस्तौल, शॉटगन, असॉल्ट राइफल, स्नाइपर राइफल और रॉकेट लॉन्चर, ढाल जनरेटर, ग्रेनेड संशोधन और वर्ग संशोधन उत्पन्न करती है। यह उपकरण दुश्मनों द्वारा बेतरतीब ढंग से गिरा दिया जाता है, पेंडोरा के आसपास कंटेनरों में पाया जाता है या खोज पूरी करने के लिए पुरस्कार के रूप में प्राप्त किया जाता है। उपकरण के आंकड़े जैसे बंदूक और विशेष मौलिक हमलों के लिए क्षति की मात्रा और सटीकता प्रक्रियात्मक रूप से उत्पन्न होते हैं और सफेद सबसे आम से लेकर बैंगनी और नारंगी तक की दुर्लभता को इंगित करने के लिए लूट रंग कोडिंग प्रणाली का उपयोग करते हैं। सबसे दुर्लभ और शक्तिशाली पहले बॉर्डरलैंड्स को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा 17 मिलियन से अधिक विभिन्न संभावित बंदूकें उत्पन्न करने का श्रेय दिया गया है, जबकि बाद के गेम इस पर और विस्तार करते हैं। 5 खेल के अन्य पहलू समान प्रक्रियात्मक प्रणाली का उपयोग करते हैं। दुश्मनों के पास अद्वितीय गुण और अधिक शक्तिशाली संस्करण हो सकते हैं, जैसे जीव जो संक्षारक एसिड या लौ उगल सकते हैं या उच्च मात्रा में स्वास्थ्य और कवच वाले मैला ढोने वाले हथियार और अन्य उपकरण मानचित्रों पर बिखरी विभिन्न वेंडिंग मशीनों पर बेचे और खरीदे जा सकते हैं। लगभग सभी वेंडिंग मशीनों में लूट का एक दुर्लभ टुकड़ा शामिल होता है जो गेम में सीमित समय के लिए ही उपलब्ध होता है, जिसके बाद मशीन की सूची को उपकरणों के एक नए सेट के लिए घुमाया जाता है। बॉर्डरलैंड्स 2, 3 और प्री-सीक्वल शिफ्ट कोड का उपयोग शामिल करें, जिसे खिलाड़ी सोशल मीडिया या अन्य प्रचारों के माध्यम से प्राप्त कर सकता है और खिलाड़ियों को गोल्डन कुंजी दे सकता है, जिसका उपयोग खिलाड़ी के स्तर के लिए उपयुक्त असाधारण गुणवत्ता की वस्तु प्राप्त करने के लिए एक बार किया जा सकता है। यह सुविधा बॉर्डरलैंड्स के रिमास्टर में जोड़ी गई थी। 6 जैसे जैसे खिलाड़ी का स्तर बढ़ता जाएगा, लूट की बूंदें और अधिक शक्तिशाली होती जाएंगी। साथ ही खिलाड़ी को मानचित्र पर जिन शत्रुओं का सामना करना पड़ता है, उनका स्तर भी बढ़ जाएगा।
सभी 3 गेम में एक नया गेम प्लस टाइप रिप्ले मोड है, जहां वे उसी स्तर पर उसी चरित्र के साथ शुरू कर सकते हैं जिस स्तर पर उन्होंने गेम पूरा किया था, और रिप्ले के माध्यम से चरित्र को एक निश्चित स्तर तक ले जाना जारी रख सकते हैं, जिससे गेम सफल हो जाता है। अधिक मुश्किल। सभी 3 गेम अधिकतम 4 लोगों के लिए सहकारी खेल का समर्थन करते हैं। दुश्मनों की कठिनाई के साथ साथ लूट की गुणवत्ता भी खिलाड़ियों की संख्या के साथ घटती बढ़ती है। बॉर्डरलैंड्स 2 और प्री सीक्वल में एक बैडस रैंक प्रणाली जोड़ी गई थी। कुछ चुनौतियों को पूरा करने पर, जैसे कि एक विशिष्ट हथियार प्रकार के साथ कई दुश्मनों को मारना, खिलाड़ी को बदमाश अंक से सम्मानित किया जाएगा। प्रत्येक 100 अंकों के लिए वे इन्हें खिलाड़ी की बंदूक क्षति या ढाल क्षमता जैसी कई छोटी विशेषताओं में से एक के लिए भुना सकते हैं। किसी दिए गए चरित्र का उपयोग करते समय रिडेम्पशन पर बार बार एक ही बफ का चयन करने से कम लाभकारी पुरस्कार मिलेंगे। हालांकि इन बदमाश बफ्स को खिलाड़ी के सभी पात्रों द्वारा साझा किया जाता है, ताकि यदि खिलाड़ी एक नया चरित्र शुरू करता है तो वे सभी मौजूदा बफ्स को बनाए रखेंगे, और जब अंक भुनाए जाएंगे तो नए बफ्स अधिक फायदेमंद होंगे। बॉर्डरलैंड्स 3 में बैडस रैंक प्रणाली को अभिभावक प्रणाली द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। श्रृंखला के सभी गेम कॉमिक बुक जैसे रेंडरिंग दृष्टिकोण का उपयोग करते हैं, जिसे अक्सर सेल शेडेड तकनीक के रूप में गलत समझा जाता है। इसके बजाय गेम पूरी तरह से हाथ से बनाई गई बनावट का उपयोग करते हैं और गेम इंजन के भीतर कॉमिक बुक सेटिंग की उपस्थिति बनाने के लिए ध्यान देने योग्य रूपरेखा जोड़ते हैं। 7. कथानक सेटिंग। बॉर्डरलैंड्स में खेल मुख्य रूप से पेंडोरा ग्रह पर होते हैं। ऐसा माना जाता है कि पेंडोरा खनिज संपदा से समृद्ध है, जिसके कारण कई अंतरतारकीय मेगा कॉरपोरेशनों ने इसका लाभ उठाने के लिए वहां कॉलोनी के जहाज भेजे, लेकिन एक बार जब वे पहुंच जाते हैं तो उन्हें लंबे समय से विलुप्त हो चुकी एरिडियन नामक प्रजाति की अप्राप्य विदेशी कलाकृतियों के अलावा बहुत कम मूल्य मिलता है, और कई मूल जीवन रूप इसे उपनिवेश बनाना बहुत खतरनाक बनाते हैं। कई निगम अपने कार्यबल रोजगार के लिए मजबूर किए गए पूर्व कैदियों को छोड़कर ग्रह को छोड़ देते हैं, जो डाकुओं और हमलावरों के रूप में ग्रह के अधिकांश हिस्से पर कब्जा कर लेते हैं। हालांकि विदेशी कलाकृतियों के अध्ययन से अनकहे खजाने और धन से भरे पौराणिक एरिडियन वाल्टों की खोज होती है, जो बेहद शक्तिशाली और प्राचीन राक्षसों द्वारा संरक्षित हैं। निगम और सैन्य बल कई वॉल्ट हंटर्स के साथ ग्रह पर लौट आते हैं, जो स्वयं वॉल्ट ढूंढना चाहते हैं। बॉर्डरलैंड्स में पेंडोरा के चंद्रमा को शामिल करने के लिए सेटिंग्स का विस्तार किया गया है। प्री सीक्वल और बॉर्डरलैंड्स 3 में अन्य ग्रह जहां आगे एरिडियन वॉल्ट पाए गए हैं। पात्र। कई बॉर्डरलैंड गेम्स में कई पात्र दिखाई देते हैं। छोटा पीला रोबोट क्लैपट्रैप बॉर्डरलैंड्स 3 में जिम फोरोंडा के साथ डेविड एडिंग्स द्वारा आवाज दी गई। सभी खेलों में एक गैर खिलाड़ी चरित्र एनपीसी के रूप में और प्री सीक्वल में एक खेलने योग्य चरित्र के रूप में दिखाई दिया है। हाइपरियन कॉरपोरेशन के मेगालोमैनियाक सीईओ हैंडसम जैक डेमॉन क्लार्क को पहली बार बॉर्डरलैंड्स 2 के प्रमुख प्रतिद्वंद्वी के रूप में पेश किया गया है, जबकि प्री सीक्वल में उन्हें एक एनपीसी के रूप में दिखाया गया है, जिसकी शक्ति में वृद्धि खिलाड़ी द्वारा सहायता प्राप्त है। बॉर्डरलैंड्स 2 के अंत में उनकी मृत्यु के बाद जैक टेल्स फ्रॉम द बॉर्डरलैंड्स में एक एआई व्यक्तित्व के रूप में और बॉर्डरलैंड्स 3 में फ्लैशबैक में फिर से दिखाई देता है। रहस्यमय एंजेल जेनिफर ग्रीन द्वारा आवाज दी गई वीडियो में ब्रिटनी जॉनसन द्वारा चित्रित, जो बॉर्डरलैंड्स के माध्यम से खिलाड़ियों का मार्गदर्शन करती है। अगली कड़ी में जैक की बेटी होने का खुलासा किया गया है। कई खेलों में कई एनपीसी भी दिखाई देते हैं, जो खिलाड़ी के लिए विक्रेता और खोजकर्ता के रूप में कार्य करते हैं।
उनमें अनियमित शोधकर्ता पेट्रिसिया टेनिस, कोलिन क्लिंकनबीड गैराज मालिक और मैकेनिक स्कूटर, माइकल न्यूमैन स्कूटर की छोटी बहन और मैकेनिक एली, जेमी मार्ची, बारटेंडर मैड मोक्सी, ब्रिना पलेंसिया, 13 वर्षीय विध्वंसक शामिल हैं। विशेषज्ञ टिनी टीना, एशली बर्च, बंदूक कंपनी के संस्थापक मिस्टर टोर्ग्यू, क्रिस रैगर, सज्जन शिकारी सर एलिस्टेयर हैमरलॉक, जे माइकल टैटम, कबाड़ विक्रेता जेनी स्प्रिंग्स, कैथरीन मूर, संदिग्ध सर्जन डॉक्टर जेड, रिक स्पीगल और बंदूक व्यापारी मार्कस किनकैड, ब्रूस डुबोस, जो शुरुआती सिनेमैटिक्स का वर्णन भी करते हैं। प्रत्येक मुख्य गेम में खिलाड़ी कई खिलाड़ी पात्रों में से एक को चुनता है। वॉल्ट हंटर्स वॉल्ट के भीतर मौजूद विदेशी धन की संभावना से पेंडोरा की ओर आकर्षित होता है, लेकिन चूंकि गेम 4 खिलाड़ियों के सह-ऑप गेमप्ले का समर्थन करते हैं, इसलिए उनकी निरंतरता बनी रहती है। इन पात्रों को प्रत्येक खेल की घटनाओं को एक साथ देखने वाले के रूप में प्रस्तुत करता है। इनमें से कई खिलाड़ी पात्र बाद में भविष्य के खेलों में गैर खिलाड़ी पात्रों के रूप में दिखाई देते हैं। पहले बॉर्डरलैंड्स के खिलाड़ी पात्र बाद के खेलों में एनपीसी के रूप में दिखाई देते हैं। वे हैं रोलैंड, बॉर्डरलैंड्स में ओलिवर टुल्ल और बॉर्डरलैंड्स 2 में मार्कस लॉयड द्वारा आवाज दी गई एक कट्टर सैनिक लिलिथ, कोलिन क्लिंकनबीड, जादुई शक्तियों वाला एक सायरन मोर्दकै, बॉर्डरलैंड्स में जूलियो सेडिलो और बाद के खेलों में जेसन लिब्रेक्ट द्वारा आवाज दी गई एक शिकारी और स्नाइपर जिसके पास एक पालतू शिकारी पक्षी है, और ब्रिक, मार्कस मोल्डिन, एक ताकतवर विवाद करने वाला। बॉर्डरलैंड्स 2 के मुख्य पात्र एक्सटन, रॉबर्ट मैककलम हैं, जो एक पाखंडी सैनिक है, माया, मार्था हार्म्स, एक और सायरन, साल्वाडोर, जॉन स्वेसी, एक छोटे कद का और गुस्सैल स्वभाव वाला गनजकर, और जेर शून्य, माइकल टर्नर, एक रहस्यमय नकाबपोश हत्यारा। डीएलसी के माध्यम से 2 अतिरिक्त पात्र जोड़े गए, गेगे चेरामीले, मैक्रोमेंसर, एक उड़ने वाले हत्यारे रोबोट वाली एक युवा लड़की, और क्रेग जेसन डगलस, एक विभाजित व्यक्तित्व वाला विक्षिप्त पथिक। एली राफेल रोथ, जन्म 18 अप्रैल 1972, एक अमेरिकी फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक, निर्माता और अभिनेता हैं। एक निर्देशक और निर्माता के रूप में वह हॉरर शैली अर्थात स्प्लैटर फिल्मों से सबसे अधिक निकटता से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कैबिन फीवर 2002 और हॉस्टल 2005 फिल्मों का निर्देशन किया है। रोथ ने हॉरर शैली में काम करना जारी रखा और हॉस्टल पार्ट 2 2007, द ग्रीन इन्फर्नो 2013 और थैंक्सगिविंग 2023 फिल्मों का निर्देशन किया। उन्होंने कामुक थ्रिलर फिल्म नॉक नॉक 2015 और एक्शन फिल्म डेथ विश 2018 का निर्देशन करते हुए अन्य शैलियों में भी विस्तार किया, जो 1974 की मूल की रीमेक थी। इसके अलावा 2018 में उन्होंने फंतासी कॉमेडी फिल्म द हाउस विद ए क्लॉक इन इट्स वॉल्स का निर्देशन किया, जो उनकी पहली पीजी रेटेड फिल्म और अब तक की उनकी सबसे ज्यादा घरेलू कमाई वाली फिल्म थी। 2 एक अभिनेता के रूप में रोथ ने क्वेंटिन टारनेटिनो की युद्ध फिल्म इनग्लोरियस बास्टर्ड्स 2009 में डोनी द बियर जू डोनोविट्स के रूप में अभिनय किया, जिसके लिए उन्हें क्रिटिक्स चॉइस मूवी अवार्ड और कलाकारों की टुकड़ी के हिस्से के रूप में एसएजी अवार्ड मिला। कई पत्रकारों ने उन्हें स्पष्ट रूप से हिंसक और विवादास्पद रूप से खूनी डरावनी फिल्मों के लिए स्प्लैट पैक नामक फिल्म निर्माताओं के समूह में शामिल किया है। 2013 में रोथ को स्टेनली फिल्म फेस्टिवल में हॉरर में उनके योगदान के लिए विजनरी अवार्ड मिला। प्रारंभिक जीवन। रोथ का जन्म न्यूटन, मैसाचुसेट्स में मनोचिकित्सक बटा मनोविश्लेषक और हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में क्लिनिकल प्रोफेसर शेल्डन रोथ और एक चित्रकार कोरा रोथ के 3 बेटों के बीच हुआ था। उनका एक बड़ा भाई एडम, जन्म मई 1970, और एक छोटा भाई गैब्रियल, जन्म दिसंबर 1974 है। 4 रोथ को यहूदी बनाया गया था। उनका परिवार ऑस्ट्रिया, हंगरी, रूस और पोलैंड से यहूदी प्रवासी थे।
5-6 अंग्रेजी के अलावा वह फ्रेंच, इतालवी और मूल रूसी भाषा बोलते हैं। 7-8 रिडले स्कॉट की एलियन 1979 देखने के बाद रोथ ने 8 साल की उम्र में फिल्मों की शूटिंग शुरू कर दी। 9 उन्होंने और उनके भाइयों एडम और गैब्रियल 10 ने न्यूटन साउथ हाई स्कूल से स्नातक होने और न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में फिल्म स्कूल टिस्क स्कूल ऑफ आर्ट्स में भाग लेने से पहले 100 से अधिक लघु फिल्में बनाईं। कॉलेज में अपनी फिल्मों को वित्त पोषित करने के लिए रोथ ने पेंटहाउस पत्रिका के लिए एक ऑनलाइन साइबर सेक्स ऑपरेटर के रूप में काम करने का दावा किया है, एक महिला के रूप में, साथ ही फीचर फिल्मों पर एक उत्पादन सहायक के रूप में काम किया है। 11 रोथ ने निर्माता फ्रेडरिक ज़ोलो का कार्यालय भी चलाया। 10 स्नातक होने के बाद उन्होंने खुद को पूर्णकालिक लेखन के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने बेरोजगारी एकत्र की और स्टर्न के सहायक के रूप में हॉवर्ड स्टर्न के प्राइवेट पार्ट्स में काम पाया। रात में क्वींस में सिल्वर कप स्टूडियो में रहकर अपनी स्क्रिप्ट पर काम करते थे जबकि स्टर्न सोते थे। अभिनेत्री कैमरिन मैनहेम ने रोथ को उनकी पहली हॉलीवुड नौकरियों में से एक द प्रैक्टिस पर एक अतिरिक्त के रूप में दी जब वह लॉस एंजल्स चले गए। शो की शूटिंग के दौरान रोथ मैनहेम के ड्रेसिंग रूम में रहकर उसकी स्क्रिप्ट पर काम करते थे। दोनों न्यूयॉर्क में दोस्त बन गए थे जबकि रोथ ज़ोलो के लिए काम कर रहे थे। रोथ ने मैनहेम के चचेरे भाई होवी नुचो मांडले स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट के पूर्व ईवीपी और बोस्टन क्षेत्र से उनके पारिवारिक फसा सेडर में मुलाकात की। इससे अगले वर्ष रोथ का पहला एनिमेशन प्रोजेक्ट चाउडहेड्स सामने आया। रोथ ने मैनहेम के साथ द एक्स्ट्रा नामक एक परियोजना का सह लेखन भी किया, 12 जिसने बाद में निर्माता और फॉक्स स्टूडियो के पूर्व सीईओ और अध्यक्ष बिल मैकेनिक की पैंडेमोनियम कंपनी को पिच बेच दी। फिल्मी करियर एनवाईयू फिल्म स्कूल में रोथ ने रेस्तरां डॉग्स नामक एक छात्र फिल्म लिखी और निर्देशित की जो क्वेंटिन टारंटिनो के रिजर्वायर डॉग्स को श्रद्धांजलि थी। फिल्म को 1995 में छात्र अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। अंततः इसने अपने डिवीजन 3 में जीत हासिल की। प्रशस्ति पत्र आवश्यक फ्रेडरिक ज़ोलो के साथ अपनी इंटर्नशिप के माध्यम से रोथ डेविड लिंच से मिले और वर्षों तक संपर्क में रहे। अंततः 1990 के दशक के अंत में अपनी नई वेबसाइट के साथ लिंच के लिए सामग्री तैयार की। 12 लिंच के माध्यम से रोथ की मुलाकात फिल्म और टीवी संगीतकार एंजेलो बडालामेंटी से हुई, जिनका संगीत उन्होंने अपनी पहली फीचर फिल्म में इस्तेमाल किया। उन्होंने विशेष प्रभाव कंपनी के NBEFX के एक सदस्य से भी मुलाकात की, जिसने उनकी पहली फीचर फिल्म में योगदान दिया। 1999 में रोथ लॉस एंजल्स चले गए, जहां उन्होंने मांडले स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट के लिए चाउडहेड्स नामक एनिमेटेड शॉर्ट्स की एक श्रृंखला के लिए लेखन, निर्देशन, संपादन, निर्माण, एनिमेटेड और आवाज प्रदान की। उन्हें WCW मंडे नाइट्रो प्रो कुश्ती मैचों के बीच दिखाया जाना था, लेकिन वे समाप्त हो गए लेकिन वास्तव में कभी प्रसारित नहीं हुए। उद्धरण वांछित रोथ के मित्र नूह बेल्सन ने शॉर्ट्स का सह लेखन किया और अन्य पात्रों को आवाजें प्रदान की। 2000 के मध्य में 5 मिनट का पायलट देने के लिए वेबसाइट Z.com से वित्त पोषण के साथ रोथ ने द रॉटन फ्रूट नामक स्टॉप मोशन शॉट्स की एक श्रृंखला लिखी, निर्देशित, एनिमेटेड और निर्मित की। 12 कई एपिसोड पूरे होने के बाद कंपनी बंद हो गई और इसका डोमेन नाम निसान द्वारा अपनी जेड स्पोर्ट्स कार के लिए चुना गया। द रॉटन फ्रूट के लिए रोथ के काम का एक हिस्सा बरबैंक के स्नेक पिट स्टूडियो में लघु सेट, पॉजेबल क्ले, फोम के आंकड़े, 2 हाई एंड डिजिटल स्टिल कैमरे और मैकिंटोश कंप्यूटर की एक जोड़ी के साथ किया गया था। नूह बेल्सन ने सह लेखन किया और चरित्र आवाजें प्रस्तुत कर। केबिन बुखार रोथ ने अपने कॉलेज रूममेट रैंडी पर्लस्टीन के साथ मिलकर कैबिन फीवर लिखा था।
उन्होंने 1991 में आइसलैंड में एक पारिवारिक मित्र के खेत में टट्टुओं की सवारी करते समय रोथ के त्वचा संक्रमण से ग्रस्त होने के अनुभव को आधार बनाया। 14 इसका अधिकांश भाग 1996 में लिखा गया था, जबकि रोथ ने हॉवर्ड स्टर्न की फिल्म प्राइवेट के लिए उत्पादन सहायक के रूप में काम किया था। भाग कैबिन फीवर का निर्माण 2001 में निजी निवेशकों से जुटाए गए $1.5 मिलियन के बजट पर किया गया था। 15 यह फिल्म 2002 के टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में लायंसगेट को $3.5 मिलियन में बेची गई थी, जो उस वर्ष के महोत्सव की सबसे बड़ी बिक्री थी। 2003 में रिलीज हुई, यह लायंसगेट की साल की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी, जिसने यूएस बॉक्स ऑफिस पर $22 मिलियन और दुनिया भर में $35 मिलियन की कमाई की। फिल्म रिलीज होने के बाद लायंसगेट का स्टॉक $1.98 प्रति शेयर से बढ़कर लगभग $6 प्रति शेयर हो गया। कंपनी ने आर्टिसन एंटरटेनमेंट को खरीदने के लिए अपने नए मूल्यवान स्टॉक का उपयोग किया। 16 बेहतर स्रोत की आवश्यकता कैबिन फीवर ने रोथ को डरावनी शैली में स्टार बना दिया। 2004 प्रीमियर मैगजीन के एक साक्षात्कार में क्वेंटिन टारनटिनो ने इसे सर्वश्रेष्ठ नई अमेरिकी फिल्म कहा। 17 कैबिन फीवर को 2016 में दोबारा बनाया गया और ट्रैविस ज़रीवनी द्वारा निर्देशित किया गया। 18 छात्रावास 2005 में रोथ की दूसरी विशेषता हॉस्टल केवल $4 मिलियन से अधिक में बनाई गई थी। जनवरी 2006 में यह बॉक्स ऑफिस पर नंबर 1 पर रही और अपने पहले सप्ताहांत में $20 मिलियन की कमाई की। 19-20 फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर $80 मिलियन और डीवीडी पर $180 मिलियन से अधिक की कमाई की। हालांकि कहानी स्लोवाकिया में सेट है, लेकिन सभी बाहरी भाग चेक गणराज्य में शूट किए गए हैं। फिल्म में 3 दोस्तों को एक हॉस्टल में जाने का लालच दिया जाता है, जहां उन्हें लगता है कि उनकी यौन कल्पनाएं सच हो जाएंगी। इसके बजाय वे एक अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट के चंगुल में फंस जाते हैं, जो अमीर परपीड़क पर्यटकों को प्रत्यक्ष यातना और हत्या के अनुभव प्रदान करता है। फिल्म को ब्रावो टीवी के 30 इवंस करियर मूवी मोमेंट्स में नंबर 1 का दर्जा दिया गया था। 21 और एम्पायर मैगजीन के पाठकों ने हॉस्टल को 2007 की सर्वश्रेष्ठ हॉरर फिल्म के रूप में वोट दिया था। 22 रोथ ने कथित तौर पर हॉस्टल बनाने के लिए स्टूडियो निर्देशन का काम ठुकरा दिया। उन्होंने बजट को यथासंभव कम रखने के लिए केवल $10,000 का निर्देशन वेतन लिया, ताकि इसकी हिंसा पर कोई सीमा निर्धारित न हो। जनवरी 2006 में न्यूयॉर्क पत्रिका में फिल्म समीक्षक डेविड एडलस्टीन ने दर्शकों को यौन कृत्य की तरह उत्तेजित करने के लिए अत्यधिक हिंसा का उपयोग करके डरावनी उपशैली टॉर्चर पोर्न या गोर्नो बनाने का श्रेय रोथ को दिया। 23 धन्यवाद ज्ञापन 2007 में रोथ ने ग्रिड हाउस के लिए फॉक्स ट्रेलर सेगमेंट थैंक्सगिविंग का निर्देशन और वर्णन किया और फिल्म के टारनटिनो के सेगमेंट डेथ प्रूफ में दिखाई दिए। रोथ और सह-लेखक जेफ रेंडेल ने ग्राइंडहाउस में अपने काम के लिए सर्वश्रेष्ठ स्क्रीनप्ले के लिए 2007 स्पाइक टीवी स्क्रीन अवार्ड जीता और टारनटिनो, रॉबर्ट रोड्रिग्ज, रॉब ज़ोंबी और एडगर राइट के साथ सम्मान साझा किया। 24 जनवरी 2023 में यह घोषणा की गई कि रोथ थैंक्सगिविंग का एक फीचर लेंथ फिल्म संस्करण विकसित कर रहा है। 25 छात्रावास भाग 2 हॉस्टल 2006 के प्रेस टूर के दौरान रोम में रग्गेरो डियोडाटो के साथ एली रोथ। छात्रावास भाग 2 $8.2 मिलियन के साथ जून 2007 में छठे स्थान पर खुला। इसने अमेरिकी सिनेमाघरों में $17.6 मिलियन की कमाई की। $10.2 मिलियन की लागत वाली इस फिल्म ने दुनिया भर के सिनेमाघरों में $35 मिलियन और डीवीडी और पे टेलीविजन पर $50 मिलियन की कमाई की। 26
लायंसगेट ने ग्रीष्मकालीन रिलीज में कम कमाई के लिए श्रेक द थर्ड, पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन, एट वर्ल्ड्स एंड और ओशियंस 13 जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही रिलीज से पहले फिल्म का वर्क प्रिंट ऑनलाइन लीक हो गया। जिस दिन हॉस्टल 2 खुला, उस दिन करीब 20 लाख अवैध वर्क प्रिंट डाउनलोड ट्रैक किए गए। मुझे नहीं पता कि यह अब तक की सबसे अधिक डाउनलोड की गई फिल्म थी, लेकिन ऐसी ट्रैकिंग सेवाएं हैं जो ट्रैक करती हैं कि कौन सी फिल्में डाउनलोड की जा रही हैं। और हॉस्टल 2 की एक कॉपी रिलीज होने से पहले ही लीक हो गई और उनके पास थी। यह लाखों करोड़ों हिट्स की तरह थी। न केवल इसे डाउनलोड किया गया था, बल्कि जिन देशों में इसे डाउनलोड किया गया था जैसे मेक्सिको और ब्राजील, वहां व्यावहारिक रूप से 1 पैसे के लिए सड़क पर प्रतियां थीं। आप मेक्सिको सिटी में 1 तिमाही के लिए हॉस्टल 2 खरीद सकते हैं। परिणामस्वरूप बहुत से देशों में जहां पायरेसी बुरी थी, उन्होंने इसे जारी ही नहीं किया। 27 हॉस्टल भाग 2 को सर्वश्रेष्ठ हॉरर फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सहित 6 स्पाइक टीवी स्क्रीन पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। यह एंटरटेनमेंट वीकली की पिछले 20 वर्षों की 20 सर्वश्रेष्ठ हॉरर फिल्मों की सूची में थी। 28 लुप्तप्राय प्रजातियां 2009 में इनग्लोरियस बास्टर्ड्स में अभिनय करते समय रोथ ने कहा कि वह जल्द ही अपनी अगली फिल्म लुप्तप्राय प्रजातियां शुरू करेंगे। 29 बिना कुछ दिए मैं कुछ नहीं कह सकता। मैंने ट्रांसफॉर्मर्स और क्लोवरफील्ड देखी और सोचा मेरे पास एक सामूहिक विनाश फिल्म का विचार है, लेकिन यह उन फिल्मों से काफी अलग होने वाली है। और यह विज्ञान कथा है, लेकिन उससे थोड़ा अधिक जमीनी है। 30 टोरंटो आफ्टर डार्क फिल्म फेस्टिवल 2010 में रोथ 2013 में द गार्जियन के साथ एक साक्षात्कार में रोथ ने संकेत दिया कि उन्होंने 2013 के द ग्रीन इन्फर्नो पर ध्यान केंद्रित करने के लिए लुप्तप्राय प्रजातियों पर काम निलंबित कर दिया था। 31 हरा नरक रोथ ने नरभक्षी हॉरर फिल्म द ग्रीन इन्फर्नो 2013 का निर्देशन किया, जो कुख्यात कैनिबल होलोकॉस्ट जैसी मोंडो हॉरर फिल्मों के उनके प्यार से प्रेरित थी। 32 द ग्रीन इन्फर्नो की स्वदेशी लोगों को नरभक्षी के रूप में चित्रित करने के लिए आलोचना की गई थी और पीपुल्स वर्ल्ड द्वारा इसे नस्लवादी फिल्म निर्माण में नया निचला स्तर बताया गया था। 33 मृत्यु की कामना रोथ की 2018 की फिल्म डेथ विश की रीमेक ने बॉक्स ऑफिस पर $13 मिलियन की कमाई की। फिल्म एक ट्रॉमा सर्जन के इर्द गिर्द केंद्रित है जो अपने परिवार पर हमला होने के बाद सतर्क हो जाता है। फिल्म को आलोचकों द्वारा बंदूक समर्थक प्रचार के रूप में प्रतिबंधित किया गया था और स्टोनमैन डगलस हाई स्कूल की शूटिंग के मद्देनजर गलत समय दिया गया था। 34 रोथ ने फिल्म का बचाव करते हुए कहा कि फिल्म बंदूक समर्थक नहीं थी और वह चाहते थे कि फिल्म परिवार पर ध्यान केंद्रित करे, किसी के परिवार की रक्षा करे और किसी के परिवार के लिए न्याय की मांग करे। 35 अन्य परियोजनाएं फिल्म 2002 में रोथ ने हैरी नोल्स और स्टीवन स्पीलबर्ग दोनों के ध्यान में बच्चों द्वारा बनाई गई रेडर्स ऑफ द लॉस्ट आर्क का शॉट फॉर शॉट रीमेक लाया। उनके वीडियो संग्रह में वर्षों से एक प्रति थी और उन्होंने इसे दिसंबर में नोल्स के बट नंब ए थॉन फिल्म समारोह में दिखाया। प्रतिक्रिया इतनी शानदार थी कि रोथ स्पीलबर्ग को देने के लिए ड्रीमवर्क्स में अपनी पहली बैठक में टेप ले गए। एक कार्यकारी ने अगले सप्ताह फोन करके कहा कि स्पीलबर्ग को यह पसंद है और वह फिल्म निर्माताओं से संपर्क करना चाहते हैं। रोथ उनसे कभी नहीं मिले थे, लेकिन जब तक उन्हें सिनेमेटोग्राफर जैसन लैम्ब नहीं मिले तब तक उन्होंने क्रेडिट में हर नाम को गूगल पर खोजा। 3 फिल्म निर्माता लैम्ब, क्रिस स्ट्रोम्पोलिस और एरिक ज़ला, एक पूर्व एक्टिविजन कर्मचारी, ने उन वर्षों में एक दूसरे से बात नहीं की थी जब रोथ ने उनसे संपर्क किया था।
रोथ को यह महसूस हुआ कि उनकी फिल्म इतनी शक्तिशाली थी कि उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करना पड़ा कि प्रशंसक इसे देख सकें। उन्होंने मई 2008 में ग्रूमैन के चीनी थिएटर में इसके प्रीमियर में इसे पेश किया। इसके 5.5 साल बाद जब उन्होंने पहली बार यह टेप नोल्स को दिया था। जल्द ही तीनों फिर से एकजुट हुए दोस्त दुनिया का दौरा कर रहे थे, चैरिटी स्क्रीनिंग कर रहे थे। स्पाइक टीवी स्क्रीम अवार्ड्स 2007 में रोथ। मार्च 2006 में डायमेंशन फिल्म्स ने स्टीफन किंग द्वारा सेल के अधिकार खरीदे और रोथ द्वारा निर्देशित एक फिल्म का निर्माण करेंगे। 2009 में किंग ने पटकथा पूरी की और अभिनेता जॉन क्यूसैक और सैमुअल एल जैक्सन इस परियोजना में शामिल हुए, हालांकि रोथ ने निर्देशन नहीं किया। अपनी कंपनी आर्केड के माध्यम से एरिक न्यूमैन और स्ट्राइक निर्माता मार्क अब्राहम के साथ 36 रोथ ने हॉरर फिल्म द लास्ट एक्सोर्सिज्म, मूल रूप से कॉटन शीर्षक, का निर्माण किया, जिसे डैनियल स्टैम ने निर्देशित किया था। 1937 दिसंबर 2009 में पूरा हुआ और फरवरी 2010 में पुनः शीर्षक दिया गया। द लास्ट एक्सोर्सिज्म 38 के निर्माण में $5 मिलियन की लागत आई। इसकी अमेरिकी बिक्री $20 मिलियन से अधिक के साथ शुरू हुई और इसने कनाडा और यूके में नंबर 1 शुरुआती स्थान अर्जित किया। फिल्म की कीमत तब चुकानी पड़ी जब शूटिंग शुरू होने से पहले कुछ विदेशी क्षेत्रों में इसके अधिकार बेच दिए गए। इसने संयुक्त राज्य अमेरिका में बॉक्स ऑफिस पर $40 मिलियन से अधिक और दुनिया भर में $70 मिलियन से अधिक की कमाई की। 39 रोथ ने नकली ट्रेलरों का एक और संकलन, ट्रेलर ट्रैश, करने की बात की है। ट्रेलर ट्रैश एक डरावनी फिल्म नहीं है, उन्होंने कहा, यह एक कॉमेडी है। यह बहुत आर रेटेड और पूरी तरह से पागलपन वाली होगी और मैं इसे माइक फ्लेस के साथ निर्मित कर रहा हूं। 40 उन्होंने 2012 की कुंग फू फिल्म द मैन विद द आयरन फिस्ट्स का भी निर्माण किया है, जिसे आरजेडे ने लिखा, निर्देशित और संगीतबद्ध किया है, जो फिल्म में अभिनय भी करता है। रोथ के अनुसार टार्नटिनो भी इसमें शामिल है। चूड़ के साथ एक साक्षात्कार में रोथ ने कहा, आरजेडे की शानदार संगीत प्रतिभा के साथ इस फिल्म में वह सब कुछ होगा जो मार्शल आर्ट प्रशंसक चाहते हैं। यह प्रोजेक्ट वर्षों से उनका सपना रहा है और मैं इसका हिस्सा बनकर रोमांचित हूं। प्रशंसकों को पता होना चाहिए कि हाँ, खून होगा। यह कोई PG-13 नहीं है। 41-42 2014 में रोथ ने अमेरिकी अलौकिक हॉरर फिल्म क्लाउन का निर्माण किया और इसमें फ्राउनी द क्लाउन की छोटी भूमिका थी। 43 उन्होंने अगली बार नॉक नॉक 2015 बनाई, जो 1974 शॉट हॉरर फिल्म डेथ गेम की रीमेक थी, जो 2 महिलाओं के बारे में है जो एक विवाहित पुरुष को बहकाती हैं और फिर उसके साथ अकथनीय चीजें करती हैं। कीनू रीव्स ने अभिनय किया और कार्यकारी निर्माता बने। 44 2015 में रोथ को सबसे अधिक बिकने वाले शार्क उपन्यास मेग ए नॉवेल ऑफ डीप टेरर के अनुकूलन के निर्देशक के रूप में घोषित किया गया था, जिसे अंततः द मेग कहा गया। 2016 में यह घोषणा की गई कि रचनात्मक मतभेदों के कारण उन्होंने परियोजना छोड़ दी है। 45 गियरबॉक्स सॉफ्टवेयर फ्रिस्को, टेक्सास में स्थित एक अमेरिकी वीडियो गेम विकास कंपनी है। इसकी स्थापना फरवरी 1999 में रिबेल बोट रॉकर के पूर्व 5 डेवलपर्स द्वारा एक सीमित देयता कंपनी के रूप में की गई थी। रैंडी पिचफोर्ड संस्थापकों में से एक, अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। गियरबॉक्स ने शुरुआत में वाल्व गेम हाफ लाइफ के लिए विस्तार तैयार किया, फिर उस गेम और अन्य को कंसोल प्लेटफॉर्म पर पोर्ट किया। 2005 में गियरबॉक्स ने कंसोल और मोबाइल उपकरणों पर गेम्स का अपना पहला स्वतंत्र सेट ब्रदर्स इन आर्म्स लॉन्च किया।
यह उनकी प्रमुख फ्रेंचाइजी बन गई और एक कॉमिक बुक सीरीज, टेलीविजन डॉक्यूमेंट्री, किताबें और एक्शन फिगर्स को जन्म दिया। उनकी दूसरी मूल खेल श्रृंखला बॉर्डरलैंड्स 2009 में शुरू हुई और 2015 तक इसकी 26 मिलियन से अधिक प्रतियां बिक चुकी थीं। कंपनी के पास ड्यूक नुकेम और होमवर्ल्ड की बौद्धिक संपदा भी है। गियरबॉक्स ने 2015 में गियरबॉक्स पब्लिशिंग के निर्माण के साथ प्रकाशन में विस्तार किया। एक मूल कंपनी द गियरबॉक्स एंटरटेनमेंट कंपनी 2019 में गियरबॉक्स सॉफ्टवेयर और गियरबॉक्स पब्लिशिंग के लिए स्थापित की गई थी। गियरबॉक्स एंटरटेनमेंट को अप्रैल 2021 में एम्ब्रेसर ग्रुप द्वारा अधिग्रहित किया गया था, जो इसका 7वां प्रमुख लेबल बन गया। टेलीविजन और फिल्म निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक तीसरा डिवीजन गियरबॉक्स स्टूडियो अक्टूबर 2021 में स्थापित किया गया था। इतिहास, गठन और प्रारंभिक विकास 1999-2008। ब्रायन मार्टेल, स्टीफन बहल और लैंडन मोंटगोमरी द्वारा निर्मित गियरबॉक्स सॉफ्टवेयर के मूल लोगों के दो रूपों में से पहला। गियरबॉक्स टेक्स्ट मार्टेल के पुराने टाइपराइटर का उपयोग करके तैयार किया गया था, क्योंकि मार्टेल को लगा कि केवल इसमें एक आदर्श लोअर केस जी वाला फॉन्ट था। 5. गियरबॉक्स सॉफ्टवेयर की स्थापना 16 फरवरी 1999 को रैंडी पिचफोर्ड, ब्रायन मार्टेल, स्टीफन बहल, लैंडन मोंटगोमरी और रॉब हेरोनिमस, 5 पूर्व रेबेल बोट रॉकर डेवलपर्स द्वारा की गई थी। 5-6 रेबेल बोट रॉकर से पहले पिचफोर्ड और मार्टेल ने पहले 3D रियल्म्स में एक साथ काम किया था और मोंटगोमरी ने पहले बेथेस्डा सॉफ्टवर्क्स में काम किया था। 2000 तक कंपनी ने 15 लोगों को रोजगार दिया। 7. उन्होंने वाल्व के हाफ लाइफ में विस्तार विकसित करने के साथ शुरुआत की। हाफ लाइफ को कंसोल प्लेटफॉर्म प्रत्येक नई गेम सामग्री के साथ में पोर्ट करने के बाद हाफ लाइफ फ्रैंचाइज की सफल काउंटर स्ट्राइक शाखा को बढ़ाने और निर्माण करने के अलावा कंसोल गेम मेकिंग में कंपनी के अनुभव का निर्माण किया गया। हाफ लाइफ 2 से पहले उन्होंने हर हाफ लाइफ विस्तार गेम या पोर्ट को विकसित करने में मदद की थी, जिसमें ऑपोजिंग फोर्स, ब्लू शिफ्ट, काउंटर स्ट्राइक, कंडीशन जीरो, सोनी प्लेस्टेशन 2 के लिए हाफ लाइफ सहित डेके और सेगा ड्रीमकास्ट के लिए हाफ लाइफ, ब्लू शिफ्ट सहित अन्य प्रकाशकों की ओर बढ़ते हुए उन्होंने अतिरिक्त पोर्ट का काम किया। प्रत्येक गेम को अतिरिक्त सामग्री के साथ जारी किया गया, लेकिन इस बार कंसोल से पीसी तक। इन परियोजनाओं में उनका पहला गैर प्रथम व्यक्ति शूटर टोनी हॉक का प्रो स्केटर 3 और हेलो कॉम्बैट इवॉल्व्ड शामिल हैं, जिन्होंने क्रमशः एक्टिविजन और माइक्रोसॉफ्ट गेम स्टूडियो के साथ नए प्रकाशक संबंध बनाए हैं। इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स के लिए जेम्स बॉन्ड फ्रैंचाइजी जेम्स बॉन्ड 007 नाइटफायर में एक पीसी गेम के रूप में अतिरिक्त नया विकास भी कंपनी की शुरुआती 5 वर्ष की अवधि के दौरान हुआ। 2005 में उन्होंने एक्सबॉक्स, पीसी और प्लेस्टेशन 2 पर ब्रदर्स इन आर्म्स रोड टू हिल 30 की रिलीज के साथ अपनी रचना ब्रदर्स इन आर्म्स की एक मूल संपत्ति लॉन्च की। बाद में उसी वर्ष एक सीक्वल ब्रदर्स इन आर्म्स अर्न्ड इन ब्लड शुरू किया गया था। 2008 में ब्रदर्स इन आर्म्स हेल्स हाईवे रिलीज हुई। 2007 लाइसेंस प्राप्त फिल्म बौद्धिक संपदा पर आधारित नई परियोजनाओं की घोषणा लेकर आया, जिसमें क्राइम ड्रामा हीट 8 और साइंस फिक्शन क्लासिक एलियंस शामिल हैं। 9 गेम इन्फॉर्मर के सितंबर 2007 अंक में पिचफोर्ड ने कहा कि हीट गेम पर विकास अभी तक शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि परियोजना के लिए नियोजित विकास भागीदार समाप्त हो चुका है। 10/11 इसके बाद सेगा ने घोषणा की कि वे वी के लिए रिदम गेम सांबाडी अमीगो के एक नए संस्करण का निर्देशन करेंगे, जो कि उनके हस्ताक्षरित प्रथम व्यक्ति शूटर खिताब से अलग है। 12 बॉर्डरलैंड्स और स्टूडियो विस्तार 2009-2015 एक नई बौद्धिक संपदा
बॉर्डरलैंड्स पर काम 2005 के आसपास शुरू हुआ और पहली बार 2007 में इसकी घोषणा की गई। 1311 पिचफोर्ड ने गेम की तुलना डियाब्लो और नेटहैक जैसे कंप्यूटर रोल प्लेइंग गेम्स और प्रथम व्यक्ति निशानेबाजों के संयोजन के रूप में की। ड्यूक नुकेम 14 बॉर्डरलैंड्स की परिभाषित विशेषताएं इसकी उल्लिखित ग्राफिक शैली और इसकी प्रक्रियात्मक रूप से उत्पन्न लूट प्रणाली थी जो लाखों विभिन्न बंदूकें और अन्य गियर आइटम उत्पन्न करने में सक्षम थी। 15 बॉर्डरलैंड्स को अक्टूबर 2009 में रिलीज किया गया था, जिसे टेक टू इंटरैक्टिव की सहायक कंपनी 2 के द्वारा प्रकाशित किया गया था। अगस्त 2011 तक इसकी 4.5 मिलियन से अधिक प्रतियां बिक चुकी थीं, जिससे यह गियरबॉक्स के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता बन गई और उन्हें बाद के खेलों के लिए स्टूडियो और बजट का विस्तार करने की अनुमति मिली। 16-17 इसके बाद गियरबॉक्स ने वीडियो गेम श्रृंखला में 2 अतिरिक्त गेम विकसित किए, बॉर्डरलैंड्स 2 2012 और बॉर्डरलैंड्स 3 2019। साथ ही स्पिन ऑफ शीर्षक टिनी टीनाज वंडरलैंड्स 2022 और श्रृंखला है 2 के बटा टेक टू के तहत या लाइसेंस के माध्यम से अन्य स्टूडियो से अतिरिक्त गेम तैयार करें, जिसमें 2 के ऑस्ट्रेलिया द्वारा बॉर्डरलैंड्स द प्री सीक्वल और टेलटेल गेम्स से टेल्स फ्रॉम द बॉर्डरलैंड्स शामिल हैं। गियरबॉक्स और टेक टू ने लाइव एक्शन बॉर्डरलैंड्स फिल्म विकसित करने के लिए लायंसगेट के साथ भी साझेदारी की है, जो नवंबर 2022 तक पोस्ट प्रोडक्शन में है। जुलाई 2013 में गियरबॉक्स ने डिजिटल वितरकों के माध्यम से उपलब्ध कराने के अलावा आधुनिक पीसी प्लेटफार्मों के लिए होमवर्ल्ड और होमवर्ल्ड 2 को उच्च परिभाषा में फिर से रिलीज करने की योजना की घोषणा की। 18 जुलाई 2014 में रैंडी पिचफोर्ड ने औपचारिक रूप से एलियंस कोलोनियल मरीन्स क्लास एक्शन मुकदमे का मुकाबला किया, जिसमें कहा गया था कि खेल में उनके स्वयं के लाखों पैसे खर्च हुए थे और विज्ञापन पूरी तरह से प्रकाशक की गलती थी। 19 दिसंबर 2015 में गियरबॉक्स ने क्यूबेक सिटी, कनाडा में दूसरा विकास स्टूडियो खोला। 20 स्टूडियो का संचालन सेबेस्टियन कैस और पूर्व एक्टिविजन कला निर्देशक पियरे आंद्रे डेरी द्वारा किया जाता है। टीम में 100 से अधिक सदस्य हैं और यह मूल एए शीर्षकों के विकास में योगदान दे रहा है। 21 एम्ब्रेसर ग्रुप द्वारा पुनर्गठन और अधिग्रहण 2015 वर्तमान गियरबॉक्स ने 2015 में गियरबॉक्स पब्लिशिंग की स्थापना की। पहली बार जनता के लिए दिसंबर 2016 में तीसरे पक्ष के गेम प्रकाशित करने की घोषणा की गई, जिसकी शुरुआत पीपल कैन फ्लाई के बुलेट स्टॉर्म के रिमास्टर्ड संस्करण से हुई। 22-23 पिचफोर्ड ने कहा कि वे उन खेलों से परे पूंजी विकास के अन्य क्षेत्रों में विस्तार करना शुरू करना चाहते थे जिनके लिए गियरबॉक्स पारंपरिक रूप से जाना जाता था, और शुरुआती बिंदु के रूप में गियरबॉक्स प्रकाशन का उपयोग करने की योजना बनाई थी। 24 बाद में मई 2019 में गियरबॉक्स ने गियरबॉक्स सॉफ्टवेयर और गियरबॉक्स पब्लिशिंग दोनों के लिए मूल कंपनी के रूप में द गियरबॉक्स एंटरटेनमेंट कंपनी इंक गियरबॉक्स एंटरटेनमेंट की स्थापना की। 25-26 सह संस्थापक लैंडन मोंटगोमरी, जिन्होंने 2007 के आसपास कंपनी छोड़ दी थी, का 25 मार्च 2020 को निधन हो गया। 27 अप्रैल 2021 में गियरबॉक्स एंटरटेनमेंट को एम्ब्रेसर ग्रुप द्वारा लगभग $1.3 बिलियन में पूरी तरह से अधिग्रहित कर लिया गया था और इसे कंपनी के 7वें प्रमुख प्रकाशन समूह के रूप में जोड़ा गया था। 28-26-29 पिचफोर्ड ने कहा कि जब वे 2016 से पूंजी जुटाने की सोच रहे थे तो वे एम्ब्रेसर से मिलने आए और देखा कि उनका विकेंद्रीकृत स्टूडियो मॉडल गियरबॉक्स के लिए अच्छा काम करेगा। 24-2 के गियरबॉक्स के बोर्ड पर बना रहा और बॉर्डरलैंड्स श्रृंखला को प्रकाशित करना जारी रखा। 30
गियरबॉक्स एंटरटेनमेंट ने 250 नए कर्मचारियों को समर्थन देने के लिए अगस्त 2021 में दूसरा कनाडाई स्टूडियो गियरबॉक्स स्टूडियो मॉन्ट्रियल खोला, जिससे गियरबॉक्स का कुल आकार लगभग 850 कर्मचारियों तक पहुंच गया। 31 गियरबॉक्स ने 6 अक्टूबर 2021 को गियरबॉक्स एंटरटेनमेंट कंपनी के तहत टेलीविज़न और फिल्म निर्माण की देखरेख के लिए तीसरी कंपनी के रूप में गियरबॉक्स स्टूडियो के गठन की घोषणा की, जिसमें पिचफोर्ड गियरबॉक्स स्टूडियो के अध्यक्ष के साथ साथ मूल कंपनी के अध्यक्ष और सीईओ के रूप में कार्यरत थे। पूर्व सीटीओ स्टीव जोन्स को पिचफोर्ड के स्थान पर गियरबॉक्स सॉफ्टवेयर के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था। एक एम्ब्रेसर ने दिसंबर 2021 में परफेक्ट वर्ल्ड एंटरटेनमेंट का अधिग्रहण करने और अपनी प्रकाशन शाखा और क्रिप्टिक स्टूडियो सहित समूह को गियरबॉक्स एंटरटेनमेंट ऑपरेटिंग ग्रुप के तहत रखने की घोषणा की। 1932 अप्रैल 2022 में इसके अधिग्रहण के बाद परफेक्ट वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को गियरबॉक्स पब्लिशिंग सैन फ्रांसिस्को के रूप में पुनः ब्रांडेड किया गया। इस नामकरण को परफेक्ट वर्ल्ड के तहत प्रकाशित पिछले खेलों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू किया गया। 33 अप्रैल 2022 में गियरबॉक्स एंटरटेनमेंट ने घोषणा की कि वह लॉस्ट बॉयज इंटरैक्टिव का अधिग्रहण करेगा, जिसने टिनी टीना के वंडरलैंड्स में गियरबॉक्स का समर्थन किया था। 4 बाद में नवंबर में गियरबॉक्स ने होपू गेम्स से रिस्क ऑफ रेन आईपी का अधिग्रहण कर लिया, जबकि एम्ब्रेसर ने सेंट्स रो रिबूट के खराब स्वागत के बाद वोलिशन का स्वामित्व डीप सिल्वर से गियरबॉक्स एंटरटेनमेंट को हस्तांतरित कर दिया। बाद में एम्ब्रेसर ग्रुप के पुनर्गठन के कारण स्टूडियो अगले वर्ष बंद हो गया। 34-35 उसी महीने एम्ब्रेसर ग्रुप के तहत एक अन्य स्टूडियो ईदोस शंघाई को गियरबॉक्स पब्लिशिंग सैन फ्रांसिस्को में स्थानांतरित कर दिया गया और गियरबॉक्स स्टूडियो शंघाई के रूप में पुनः ब्रांडेड किया गया। 36 गियरबॉक्स एंटरटेनमेंट ने जनवरी 2023 में टेक्सास की एक 3D मॉडलिंग कंपनी कैप्चर्ड डायमेंशन का अधिग्रहण किया। 37 बाद में महीने में गियरबॉक्स ने लॉस्ट बॉयज इंटरैक्टिव में कर्मचारियों के एक बड़े हिस्से को हटा दिया। 38 वाशिंगटन राज्य के वोंड नोटिस के अनुसार 125 कर्मचारियों ने अपनी नौकरी खो दी। 39 कंपनी संरचना अगस्त 2023 तक गियरबॉक्स एंटरटेनमेंट कंपनी एम्ब्रेसर ग्रुप के एक ऑपरेटिंग डिवीजन के रूप में गियरबॉक्स के 4 प्राथमिक डिवीजनों का प्रबंधन करती है। गियरबॉक्स सॉफ्टवेयर जो वीडियो गेम विकसित करता है, गियरबॉक्स स्टूडियो जो गियरबॉक्स के गुणों के आधार पर अन्य मीडिया प्रोडक्शंस की देखरेख करता है, गियरबॉक्स पब्लिशिंग जो प्रकाशन का काम संभालती है, गियरबॉक्स और अन्य तृतीय पक्ष सॉफ्टवेयर और गियरबॉक्स प्रॉपर्टीज जो कंपनी की बौद्धिक संपत्तियों का प्रबंधन करती हैं। 40 फरवरी 2022 तक एम्ब्रेसर द्वारा कंपनी के अधिग्रहण को मंजूरी मिलने के बाद गियरबॉक्स एंटरटेनमेंट कंपनी अब परफेक्ट वर्ल्ड एंटरटेनमेंट गियरबॉक्स पब्लिशिंग सैन फ्रांसिस्को के रूप में पुनः ब्रांडेड और क्रिप्टिक स्टूडियो सहित इसकी सहायक कंपनियों की देखरेख करती है। 32 बाद में क्रिप्टिक स्टूडियो को DECA गेम्स में स्थानांतरित कर दिया गया। एक प्रबंधन पुनर्गठन 41 गियरबॉक्स सॉफ्टवेयर के फ्रिस्को, टेक्सास में उनके मुख्य स्टूडियो के अलावा 3 अतिरिक्त स्टूडियो हैं: गियरबॉक्स स्टूडियो मॉन्ट्रियल, गियरबॉक्स स्टूडियो क्यूबेक और गियरबॉक्स स्टूडियो शंघाई। बाद वाले का प्रबंधन गियरबॉक्स पब्लिशिंग सैन फ्रांसिस्को द्वारा किया जाता है। गियरबॉक्स एंटरटेनमेंट कंपनी कैप्चर किए गए आयाम। गियरबॉक्स प्रकाशन गियरबॉक्स प्रकाशन सैन फ्रांसिस्को, गियरबॉक्स प्रकाशन एम्स्टर्डम, गियरबॉक्स स्टूडियो शंघाई, गियरबॉक्स गुण, गियरबॉक्स सॉफ्टवेयर, गियरबॉक्स स्टूडियो मॉन्ट्रियल, गियरबॉक्स स्टूडियो क्यूबेक, गियरबॉक्स स्टूडियो लॉस्ट बॉयज इंटरैक्टिव। खेल अर्ध जीवन
मुख्य लेख हाफ लाइफ श्रृंखला। गियरबॉक्स ने हाफ लाइफ श्रृंखला में कुल 6 गेम विकसित किए हैं। विस्तार पैक ऑपोजिंग फोर्स और ब्लू शिफ्ट ड्रीमकास्ट के लिए हाफ लाइफ के पोर्ट जिसमें ब्लू शिफ्ट शामिल है, और प्लेस्टेशन 2 के लिए हाफ लाइफ जिसमें हाफ लाइफ डेके शामिल है। उन्होंने काउंटर स्ट्राइक की खुदरा रिलीज और काउंटर स्ट्राइक कंडीशन जीरो के मुख्य भाग दोनों पर बड़ी मात्रा में काम किया। ब्रदर्स इन आर्म्स। मुख्य लेख ब्रदर्स इन आर्म्स वीडियो गेम श्रृंखला। अपने चौथे वर्ष के दौरान गियरबॉक्स ने अपने पहले स्वतंत्र स्वामित्व वाले गेम ब्रदर्स इन आर्म्स रोड टू हिल 30 पर काम करना शुरू किया। पीसी और माइक्रोसॉफ्ट के एक्सबॉक्स कंसोल के लिए विकसित और अनरियल इंजन 2 के साथ निर्मित, इसे मार्च 2005 में रिलीज किया गया था। अगली कड़ी ब्रदर्स इन आर्म्स अर्नड इन ब्लड 7 महीने बाद आई। श्रृंखला यूबीसॉफ्ट द्वारा प्रकाशित की गई थी, जिसने प्लेस्टेशन 2 संस्करणों के साथ दोनों गेम का समर्थन किया था और बाद में पोर्टेबल सिस्टम, मोबाइल फोन, प्लेस्टेशन पोर्टेबल और निंटेंडो डीएस और वी होम कंसोल के लिए ब्रदर्स इन आर्म्स गेम विकसित करने के लिए उनके साथ काम किया था। 2005 में गियरबॉक्स ने पिछले खेलों में उपयोग की गई अवास्तविक इंजन 2 तकनीक को बदलने के लिए एपिक गेम्स से अवास्तविक इंजन 3 को लाइसेंस दिया और अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकी और सामग्री की मांगों को संभालने के लिए अपनी आंतरिक विकास टीमों को बढ़ाया। 42 ब्रदर्स इन आर्म्स हेल्स हाईवे कंपनी की प्रमुख फ्रेंचाइजी को जारी रखते हुए घोषित किया जाने वाला पहला नया शीर्षक था। 43 ब्रदर्स इन आर्म्स हेल्स हाईवे को सितंबर 2008 में लॉन्च किया गया था। 2008 तक फ्रेंचाइजी ने एक कॉमिक बुक सीरीज, एक 2 भाग वाली टेलीविजन डॉक्यूमेंट्री एक्शन फिगर्स की एक श्रृंखला और एक उपन्यासकरण और गैर फिक्शन इतिहास की किताब भी शुरू कर दी थी। बॉर्डरलैंड्स श्रृंखला। मुख्य लेख बॉर्डरलैंड्स श्रृंखला। ब्रदर्स इन आर्म्स अर्नड इन ब्लड के पूरा होने के बाद गियरबॉक्स ने अपने दूसरे मूल गेम बॉर्डरलैंड्स पर काम करना शुरू किया। गेम इन्फॉर्मर के सितंबर 2007 अंक में प्रकाशित बॉर्डरलैंड्स को मैड मैक्स मीट्स डियाब्लो के रूप में वर्णित किया गया था और इसके प्रथम व्यक्ति शूटर मीट्स रोल प्लेइंग गेमप्ले का खुलासा किया गया था, साथ ही प्रारंभिक कला शैली और पहले 3 खेलने योग्य स्क्रीनशॉट के साथ पात्र। गेमिंग प्रेस ने गेम को अगली बार 2007 में यूरोपीय गेम्सकॉन में और फिर 2008 में गेम्सकॉन और E3 में देखा। 2009 की शुरुआत में पीसी गेमर पत्रिका में यह खुलासा हुआ कि उन्होंने ग्राफिकल शैली को बदल दिया है और चौथे खिलाड़ी का चरित्र जोड़ा है। बॉर्डरलैंड्स 2009 में रिलीज हुई थी। पहले बॉर्डरलैंड्स की अप्रत्याशित 44 सफलता के बाद, जिसकी रिलीज के बाद से 3.45 से 4.5 मिलियन प्रतियां बिकीं, 46 क्रिएटिव डायरेक्टर माइक न्यूमैन ने कहा कि बॉर्डरलैंड्स 2 के बनने की संभावना है। बनाया, यह कहते हुए कि निर्णय बिना सोचे समझे लगता है। 2 अगस्त 2011 को गेम की पुष्टि की गई और इसका नाम बॉर्डरलैंड्स 2 रखा गया। गेम का पहला लुक गेम्सकॉम 2011 में दिखाया गया था और गेम इन्फॉर्मर पत्रिका के सितंबर संस्करण में एक व्यापक पूर्वावलोकन शामिल किया गया था, जिसमें बॉर्डरलैंड्स 2 कवर स्टोरी थी। 48 पहले गेम की तरह बॉर्डरलैंड्स 2 को गियरबॉक्स सॉफ्टवेयर द्वारा विकसित किया गया था और 2 के गेम्स द्वारा प्रकाशित किया गया था, जो एपिक गेम्स के अवास्तविक इंजन 3 के भारी संशोधित संस्करण पर चल रहा था। गेम 18 सितंबर 2012 को उत्तरी अमेरिका में जारी किया गया था और था 21 सितंबर 2012 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिलीज किया गया। 49 ड्यूक नुकेम श्रृंखला। मुख्य लेख ड्यूक नुकेम। ड्यूक नुकेम फॉरएवर 3D रियल्म्स में एक परेशान विकास इतिहास वाला एक प्रोजेक्ट था, जिसने 2000 से कुछ समय पहले ड्यूक नुकेम श्रृंखला बनाई थी। 2009 में वित्तीय कठिनाइयों के कारण
3D रियलम्स को आकार छोटा करने के लिए मजबूर होना पड़ा और अंततः अधिकांश को बंद कर दिया गया। विकास कर्मचारी टेक टू इंटरैक्टिव ने ड्यूक नुकेम फॉरएवर को वितरित करने में विफल रहने के लिए 3D रियलम्स पर मुकदमा दायर किया। 51 पिचफोर्ड, जिनके जॉर्ज ब्रॉसेड सहित कई 3D रियलम्स कर्मचारियों के साथ पूर्व उद्योग संबंध थे, को पता चला कि 3D रियलम्स टीम के कई लोग अभी भी ड्यूक नुकेम फॉरएवर को विकसित करने के लिए उत्सुक थे, जो वे अपने घरों से बाहर काम कर सकते थे। पिचफोर्ड ने 2009 में 3D रियलम्स के बंद होने के बाद ड्यूक नुकेम फॉरएवर पर काम जारी रखने के लिए गियरबॉक्स के मुख्यालय में स्थित ट्रिप्टिच गेम्स नामक एक नए स्टूडियो में 3D रियलम्स के कई पूर्व कर्मचारियों को लाने के लिए टेक टू के साथ बातचीत की। 52 परिणामस्वरूप 3D दोस्तों इस मूवी के एक तो रिलीजिंग डेट के बारे में बात की जाए तो हमें इंतज़ार करना पड़ेगा 9 अगस्त 2024 का। जी हाँ दोस्तों, 9 अगस्त 2024 को इसे रिलीज़ किया जाएगा और बड़े स्केल पर इसे रिलीज़ किया जाएगा। और साथ ही साथ इसके एक तरह से बारे में बात की जाए तो इसे बड़े स्केल पर रिलीज़ किया गया। साथ ही साथ इसे OTT प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर शायद तक अंदाज़ा जो बताया जा रहा है उसी पर एक तरह से देखने को मिलने वाली है। बाकी और कोई अपडेट आती है, जानकारी आती है इस मूवी की रिलीजिंग डेट क्या चेंज होती है या नहीं, सारी कुछ जानकारी मैं आपको बताता रहूँगा हमारे इस चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।